तो मैं सौरभ मौर्य आज उत्तरवर्ती मुगल शासक की ऑब्जेक्टिव क्लास लेकर आया। इस चैप्टर को हमने जो है अच्छे से पढ़ा था, इसीलिए इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को आज मैं क्या है करवाने वाला हूँ। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी एग्ज़ामों में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आप इसे जो है बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, आज हमें जो पढ़ना है वो क्या है, उत्तरवर्ती मुग़ल शासक, मैम उत्तरकालीन जो मुग़ल शासक उसके बारे में पढ़ना है। हम पढ़ा चुके थे कि औरंगज़ेब की मृत्यु से लेकर के ही बहादुर शाह जफ़र तक इसका जो है उत्तरवर्ती मुग़ल काल क्या है चलता है। अब उसी में हमें जो है ऑब्जेक्टिव देखना है। आगे कह रहा है कि मुग़ल शासक औरंगज़ेब के मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास के कालखंड में किस नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है कि उत्तरवर्ती जो उत्तरकालीन जो मुग़ल शासक, या फिर कह सकते हैं जो औरंगज़ेब की मृत्यु जब हुआ था, ये तो आपका उत्तरवर्ती मुग़ल शासक क्या है आपका जो टॉपिक है। इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन कि औरंगज़ेब की मृत्यु हुआ था, तो औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद यहाँ पर जो कालखंड प्रारंभ हुआ उस कालखंड को किस नाम से जानते हैं। तो उस कालखंड को जो है उत्तरोत्तर मुग़ल काल के नाम से जानते हैं। इससे पहले वाला जो कालखंड था उस कालखंड को क्या कहा जाता है, तो पूर्वोत्तर मुग़ल काल कहा जाता है, जिसमें आपका हुमायूं, बाबर हुमायूं, अकबर, जहांगीर ये सब आते हैं। ये क्या है आपका उत्तरोत्तर मुग़ल काल। दूसरा कहा कि मुग़ल शासक औरंगज़ेब मतलब इनके कितने पुत्र थे। मुग़ल शासक औरंगज़ेब के कितने पुत्र थे, तो इनके जो है 5 पुत्र थे। ठीक है ना। मुग़ल शासक औरंगज़ेब के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था, तो मोहम्मद मुअज्जम नाम था, जिसे बहादुर शाह वन भी कहा जाता है। मुग़ल शासक औरंगज़ेब के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था, तो मुअज्जम नाम था। औरंगज़ेब ने अपने पुत्र मोहम्मद मुअज्जम को कौन सी उपाधि दी थी। औरंगज़ेब ने अपने पुत्र मोहम्मद मुअज्जम को कौन सी उपाधि दी थी, तो शाह आलम की उपाधि दी थी। ठीक है ना, क्या दिया था, तो शाह आलम की उपाधि जो है वो दिया था। कर आगे कि औरंगज़ेब ने अपने पुत्र मोहम्मद आजम को, अब देखो मुअज्जम था, उस मुअज्जम को शाह आलम की उपाधि दिया था। ये मोहम्मद आजम जो इसका दूसरा पुत्र था उसे कौन सी उपाधि दिया था, तो शाह अली जाह की उपाधि दिया था। ठीक है ना, इसे क्या दिया था, मोहम्मद मुअज्जम को शाह आलम की उपाधि दिया, और मोहम्मद आजम को शाह अली जाह की उपाधि दिया, मैं शाह अली जाह की उपाधि। और औरंगज़ेब का कौन सा पुत्र औरंगज़ेब की नीतियों का प्रबल विरोधी था। औरंगज़ेब का कौन सा पुत्र था जो औरंगज़ेब की जो खराब नीतियां था उसका विरोध करता था, तो शाहज़ादा अकबर। शाहज़ादा अकबर जो है औरंगज़ेब की नीतियों का विरोध करता था। किस मुग़ल शासक ने अपनी मृत्यु के पहले अपने जीवित पुत्रों में साम्राज्य को विभाजित करने की वसीयत की थी। कहने का मतलब कि कौन सा ऐसा मुग़ल शासक था जिसने अपने मृत्यु के पहले अपने जीवित पुत्रों में साम्राज्य के विभाजित करने की वसीयत की थी, तो कौन था, ये औरंगज़ेब था। औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात उसके किस पुत्र के मध्य परस्पर संघर्ष हुए। मतलब इसका 5 पुत्र था, तो 5 पुत्र में से 2 पुत्र क्या किया था, संघर्ष नहीं किया था इससे मृत्यु के बाद, मतलब इसके गद्दी के लिए, मतलब सिंहासन के लिए। लेकिन इसका 3 पुत्र था, पहला मुअज्जम जिसे बहादुर शाह वन कहा जाता है, फिर क्या मोहम्मद आजम और काम बख्श। तीनों के मध्य जो है संघर्ष हुआ था, और संघर्ष क्या हुआ था, तो जजाऊ का युद्ध हुआ था, जिसमें क्या है मुअज्जम जो है जीत जाता है। अगला क्या है, मुअज्जम और मोहम्मद आजम के मध्य जून 1707 में आगरा के समीप जजाऊ का युद्ध कौन विजय हुआ था। तो कहने का मुअज्जम और आजम, मोहम्मद आजम के बीच जो 1707 में युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था, तो आगरा के समीप जजाऊ या जाजौ नामक स्थान पे। उस युद्ध में किसकी जीत हुई थी, तो उस युद्ध में जो जीत हुआ था उसको किसका हुआ था, तो उस युद्ध में जीत जो है मुअज्जम का हुआ था। उस युद्ध में जीत किसका हुआ था आपका, तो मुअज्जम का हुआ था। औरंगज़ेब के पुत्र के मध्य उत्तराधिकार के संघर्ष एवं युद्ध में किसे सफलता प्राप्त हुआ था। तो औरंगज़ेब के पुत्रों में जो युद्ध चल रहा था उस युद्ध में किसको सफलता प्राप्त हुआ, कौन युद्ध जीता था, तो मोहम्मद मुअज्जम जीता था। औरंगज़ेब की मृत्यु के उपरांत सर्वप्रथम
किस पुत्र ने सवेन को बादशाह घोषित किया? मतलब जब औरंगजेब की मृत्यु हो गया तब किस पुत्र ने, मतलब जजाऊ के युद्ध के पहले जब दोनों सभी पुत्रों में सामना नहीं हुआ था, संघर्ष नहीं हुआ था कि कौन बादशाह बनेगा, उससे पहले में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुआ उसका एक पुत्र था जिसका नाम मोहम्मद आजम था, उसने अपने आप को औरंगजेब का बादशाह, औरंगजेब का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मतलब औरंगजेब के बाद जो अगला बादशाह घोषित कर दिया। लेकिन आगे चल के फिर जो है मोहम्मद आजम को मुअज्जम के साथ युद्ध करना पड़ता है, जिसमें ये मुअज्जम जो है हार जाता है, इसको सिंहासन छोड़ना पड़ जाता है। मोहम्मद मुअज्जम के हाथ में क्या आ जाता है? सिंहासन आ जाता है। तो मेन रूप से आपका सिंहासन कौन बैठता है? तो मुअज्जम बैठता है। मोहम्मद आजम ने कब सवेन को मुगल बादशाह घोषित किया था? मतलब जो अकबर की औरंगजेब की मृत्यु हुआ था, पिता की मृत्यु हुआ और लगले ही जो 14 मार्च 1707 को जो है ये अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया, किसका? मुगल वंश का। लेकिन फिर युद्ध करना पड़ा, फिर मुअज्जम और मोहम्मद आजम में युद्ध हुआ, जिसमें जो मोहम्मद आजम था ये क्या हो गया? मुअज्जम से हार गया और मुअज्जम को क्या हो गया? गद्दी पर बैठाया गया, या फिर मुअज्जम क्या है? गद्दी पर बैठा। काम बख्श ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो काम बख्श मतलब जो औरंगजेब का एक और पुत्र था उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो दिन पनाह की उपाधि धारण की थी। काम बख्श ने कौन सी उपाधि धारण की थी? काम बख्श ने जो है दिन पनाह की उपाधि जो है धारण की थी। तो देखिए वो जो था आपको किसके बारे में था? औरंगजेब की मृत्यु के बारे में था, ठीक है ना। अब हम आते हैं बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के बारे में हम आते हैं। अब किसके बारे में हम पढ़ेंगे? अब बहादुर शाह प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए बहादुर शाह प्रथम कौन था? इसी बहादुर शाह प्रथम को ही क्या कहा जाता है? मुअज्जम कहा जाता है। ये जो बहादुर शाह प्रथम था इसी को क्या कहा जाता है? मुअज्जम कहा जाता है। ठीक है ना। इसी बहादुर शाह प्रथम का अन्य नाम क्या चीज था? तो इसी बहादुर शाह प्रथम का जो अन्य नाम था वो क्या चीज था? तो आपका मुअज्जम नाम था। देखिए आगे अब जानते हैं हम किसके बारे में? इस मुअज्जम के बारे में जानते हैं, मतलब जो अगला बादशाह बनता है, ठीक है ना, मतलब औरंगजेब के बाद। अगला कौन है? बहादुर शाह प्रथम, जिसे क्या हम मुअज्जम के नाम से जानते हैं। कल औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल वंश की सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? मतलब कौन बैठा था? औरंगजेब का जो मृत्यु हुआ और फिर जो जजाऊ का युद्ध हुआ उसके बेटों के बीच, तो उस युद्ध में किसकी जीत हुआ? कौन सिंहासन में बैठा था? मोहम्मद मुअज्जम की जीत हुई। मोहम्मद मुअज्जम जो है सिंहासन बैठा। मोहम्मद मुअज्जम कौन सी उपाधि धारण कर दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ था? तो बहादुर शाह प्रथम। ये जो बहादुर शाह प्रथम पढ़ रहे हैं, ये जो मुअज्जम था यही जो है बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करके क्या हुआ था कि मुगल गद्दी पे क्या हुआ था? मुगल सिंहासन पर क्या हुआ था? बैठा था, ठीक है ना। तो बहादुर शाह प्रथम दिल्ली के सिंहासन पर कब आसीन हुआ था? तो बहादुर शाह प्रथम जो है जो दिल्ली के सिंहासन पर था या मुगल बादशाह कब बना था? 1707 ईस्वी में बना था। बहादुर शाह प्रथम कितने वर्ष की अवस्था में मुगल सम्राट बना था? तो बहुत ज़्यादा अवस्था में बना था। कहीं इसका जो अभी तो यहाँ पर क्या 65 वर्ष लिखा गया है, कहीं इसका जो एज लिखा गया है 63 वर्ष भी लिखा गया है, ठीक है ना। तो कहीं आपको 65 वर्ष लिखा गया है तो कहीं 63 वर्ष में, लगभग जो है 60 से 65 वर्ष के बीच जो है मतलब बीच की आयु में जो है ये अपना बादशाह गद्दी में अपने जो गद्दी पे क्या है बैठा था। अगला क्या है कि किस मुगल शासक को शाह ए बेखबर के नाम से जानते हैं? तो किस मुगल शासक को शाह बेखबर कहते हैं? तो ये बहादुर शाह प्रथम जो था मतलब मुअज्जम था, इसी को क्या है शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। इसी को क्या है शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। आगे आते हैं। अब अगला कह रहा है किस इतिहासकार ने कहा था
कि बादशाह राजकीय कार्यों में इतना अधीन लापरवाह था कि लोग उसे साहेब बेखबर कहते थे। बताइए, इसको साहेब बेखबर क्यों कहा जाता था? क्योंकि बादशाह जो था, मतलब जो मुअज्जम था या बहादुर शाह वन जो था, राजनीतिक कार्यों में एकदम बेखबर रहता था, मतलब एकदम लापरवाह रहता था, इसलिए इसे जो है साहेब बेखबर कहा गया था। किस इतिहासकार ने ऐसा कहा था? तो ये जो इतिहासकार का नाम था खफी खां था। ठीक है, खफी खां ने कहा था कि बहादुर शाह अपने कार्यों या अपने राजनीतिक कार्यों में इतना बेखबर रहता है, इतना लापरवाह रहता है कि वो क्या है, साहेब बेखबर है। किस मुग़ल शासक कह रहा है कि किस मुग़ल शासक के काल में मुग़ल बादशाह में ईरानी एवं तुर्कानी दल प्रभावशाली हो गए। कह रहा है कि किस मुग़ल शासक के काल में मुग़ल दरबार में ईरानी और तुर्कानी गुट जो है प्रभावशाली हो गए। तो कौन था? बहादुर शाह वन। कहने का मतलब बहादुर शाह वन के शासनकाल में ही यहाँ के मुग़ल जो दरबार के गुट थे, आपका तुर्कानी गुट थे, आपका अफ़गानी गुट थे, हिंदुस्तानी गुट थे, ठीक है, ये सब गुट जो है समझ गए थे कि अब जो है बादशाह का जो लड़का है या फिर जो मुग़ल बादशाह का जो वंशज चल रहा है, अब इसमें क्षमता नहीं है कि ये जो है शासन कर सकता है। इसलिए अब जो शासक बनने की जो हो रहा युद्ध चलने लगा, संघर्ष चलने लगा। अब बहादुर शाह प्रथम के बाद किस में चलने लगा था? तो आपका मुग़ल जो का दरबार के गुट था, उन गुटों में चलने लगा था, क्योंकि वो समझ गया था कि अब जो राजा का जो आने वाला वंशज है ये योग्य नहीं है, शासन नहीं बन सकता, एक कमज़ोर राजा है, इसको चाहे तो कभी हटा सकते हैं। तो ये कहा किस मुग़ल शासक काल में मुग़ल दरबार में ईरानी एवं तुर्कानी दल प्रभावी हो गया, मतलब शक्तिशाली हो गया, इन्हीं का जो है हुकूमत चलने लगा मुग़ल दरबार में। तो कौन था? तो आपका था क्या चीज़? यहाँ बहादुर शाह प्रथम के समय ऐसा हुआ था। ठीक है, किसके समय ऐसा हुआ था? तो बहादुर शाह प्रथम के समय जो है ऐसा आपका हुआ था। कह उत्तरवर्ती मुग़ल दरबार में ईरानी दल का प्रमुख नेता कौन था? उत्तरवर्ती मुग़ल दरबार में ये जो ईरानी दल था, ईरानी दल का प्रमुख नेता कौन था? तो उसे जो है असद खां तथा उसका बेटा जुल्फ़िकार अली खां था। ठीक है ना। असद खां का नाम जो है बहुत कम आता है, मेन नाम किसका आता है? तो जुल्फ़िकार अली खां का नाम आता है। मेन नाम किसका आता है आपका? तो जुल्फ़िकार अली खान का नाम क्या है? आता है। उत्तरवर्ती मुग़ल दरबार में ईरानी दल किस धार्मिक संप्रदाय के अनुयायी थे? उत्तरवर्ती मुग़ल दरबार में जो ईरानी दल था वो किस धार्मिक संप्रदाय से था? मुस्लिम धर्म का दो गो संप्रदाय, एक शिया एक सुन्नी। तो जो आपका ईरानी दल था वो किसका समर्थक था? तो शिया का समर्थक था, शिया संप्रदाय। अगला कह रहा है उत्तरवर्ती मुग़ल दरबार में तुरानी दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो तुरानी दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? चिनकिलीज खां, या फिर इसको कहा जाता है चिनकिलीज खां, या फिर एक और कौन था? तो गाजीउद्दीन फिरोज जंग था। ठीक है, सबसे ज़्यादा याद रखते हैं किसको? चिनकिलीज खां को याद रखते हैं। तो क्या उत्तरवर्ती मुग़ल दरबार में तुर्कानी गुट का नेतृत्व करने वाला कौन था? चिनकिलीज खां था। कह रहा उत्तरवर्ती मुग़ल दरबार में तूफ़ानी दल किस धार्मिक संप्रदाय के अनुयायी थे? तूफ़ानी नहीं है, तुर्कानी है। ठीक है ना। तो ये किसका था? तो सुन्नी का था। ठीक है ना। ये जो तूफ़ानी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है ना। ये किसका होगा? एक मिनट, यहाँ पर तुरानी था, यहाँ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गलत हो गया है। तो आगे है किस मुग़ल, एक मिनट, आगे है किस मुग़ल शासक ने मराठा शासक संभाजी के पुत्र साहू का किया था कि मैं कैद से मुक्त कर दिया था? तो कौन सा ऐसा शासक था जिसने जो आपका मराठा शासक जो संभाजी था, संभाजी कौन था? तो शिवाजी का पुत्र संभाजी था, और संभाजी के पुत्र साहू को जो है कैद कर लिया था। तो कैद करने वाला कौन था? तो कैद करने वाला कौन था? कैद करने वाला औरंगजेब था, क्योंकि औरंगजेब का पुत्र अकबर जब विरोध करके औरंगजेब के खिलाफ करके खिलाफत युद्ध छेड़ करके
दक्षिण की तरफ भागा था तो उसे शरण देने वाला संभाजी ही था। औरंगजेब बोला था कि हमारे पुत्र को जो शरण देगा हम उसको भी क्या करेंगे, तबाह कर देंगे, हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए संभाजी ने जब अकबर का साथ दिया तो औरंगजेब ने कहा कि संभाजी पर भी आक्रमण कर दिया और संभाजी को हरा करके शाहू को कैद बना लिया। तो जिस शाहू को औरंगजेब ने कैद बनाया था उस शाहू को आज़ाद कराने वाला कौन था, तो आज़ाद करने वाला बहादुर शाह प्रथम था। अगर बहादुर शाह प्रथम ने मराठा एवं राजपूतों के प्रति कौन सी नीति अपनाया था, तो मैत्रीपूर्ण नीति अपनाया था। ये जो बहादुर शाह वन था ये इतना ज़्यादा एज का हो चुका था कि इसके पास क्षमता नहीं था कि ये युद्ध कर सके, इसलिए इसने जो है मैत्रीपूर्ण संबंध सबसे अपनाता था। मैं किसी भी क्षेत्र को जीतना नहीं चाहता था, ना ही युद्ध करना चाहता था। ये जो है मराठा एवं राजपूतों दोनों के साथ क्या किया था, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की कोशिश किया था, मतलब दोस्ताना संबंध रखना चाहता था। किस मुगल शासक किस मुगल शासक ने अपने पिता के द्वारा लगाए गए घृणित जजिया कर की वसूली बंद करवा दिया था। तो किस मुगल शासक ने अपने पिता के द्वारा लगाए गए घृणित मतलब खराब जो जजिया कर था उस जजिया कर को बंद करवा दिया था? तो बहादुर शाह प्रथम ने कहा किया था, जजिया कर को क्या किया था, बंद करवा दिया था हमेशा हमेशा के लिए। और जजिया कर का चीज़ बहुत ख़राब कर था जो किसानों से जनताओं से क्या कहता था, राजा वसूलता था। कहने का मतलब बहादुर शाह वन का पिता जो औरंगजेब था वो क्या कहता था, वसूलता था, इसलिए उसने कहा किया बंद करवा दिया। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे जहांदार शाह के बारे में। एक मिनट इसे थोड़ा मिटा देते हैं। अब क्या है जहांदार शाह, मतलब देखिए बहादुर शाह प्रथम कब से कब तक रहा था, देखें यहाँ 1707 से 12 तक रहा था। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है, फिर उसके बाद अगला बादशाह कौन आता है, जहांदार शाह आता है। जहांदार शाह जो है 1712 से 1713 मतलब 1 साल तक ही रहता है। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात मुगल सिंहासन पर कौन आसीन हुआ, मतलब कौन बैठा था, तो मुगल अगला जो बादशाह कौन बैठा, तो जहांदार शाह बैठा था। मुगल उत्तराधिकार के युद्ध में जहांदार शाह ने अपने किन किन भाइयों की हत्या कर मुगल सिंहासन को प्राप्त किया था? मैं जहांदार शाह ने अपने किन किन भाइयों की हत्या कर दिया था, हत्या करके जो है जहांदार शाह मुगल सिंहासन को प्राप्त किया था? तो इसने जो है अजीम उस शाह को, रफ़ी उस शाह को और जहान शाह की हत्या करके जो है एक गद्दी को प्राप्त किया था। जहांदार शाह को सिंहासन प्राप्त करने में किस शक्तिशाली अमीर सरदार ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? मैं जहांदार शाह के पास क्षमता नहीं था कि ये सिंहासन प्राप्त कर सकता है, ठीक है ना। इससे साथ देने वाला कौन था, तो जुल्फ़िकार अली खान था। हम बताए थे कि जुल्फ़िकार अली खान कौन था, तो ये जो है ईरानी गुट का एक शक्तिशाली व्यक्ति था जो मुग़ल दरबार में औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ था, ईरानी में सभी गुटों का जो 4 गुट थे, ईरानी, तुर्कानी, अफगानी, हिंदुस्तानी, चारों गुट में संघर्ष होता था कि कौन बादशाह बनेगा, कौन किसको बादशाह बनाएगा। अब बादशाह बनने की जो हो था लड़ाई या संघर्ष जो है राजकुमारों में ना होकर क्या है गुटों में चल रहा था। तो वही जो है ईरानी गुट का जो शक्तिशाली व्यक्ति जुल्फ़िकार अली खान ने कहा किया था जहांदार शाह को सिंहासन में बैठाया था अपनी ताकत के बदौलत। क्योंकि मुग़ल शासक क्या है जहांदार शाह ने अपनी वजीर किसे नियुक्त किया था, तो मुग़ल शासक जहांदार शाह ने अपना वजीर मतलब प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया था, तो जुल्फ़िकार अली खान को नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया, तो जुल्फ़िकार अली खान को नियुक्त किया था। अब हम आगे देखते हैं। जहांदार शाह के शासनकाल में मुग़ल शासक की बागडोर किसके हाथों में थी? मैं जहांदार शाह के शासनकाल में मुग़ल शासक की बागडोर किसके हाथों में थी, तो जुल्फ़िकार का, कि यही वजीर था, यही प्रधानमंत्री था। तो जहांदार शाह बस नाम का था, मेन व्यक्ति कौन था, तो जुल्फ़िकार अली खान था, ठीक है ना।
इतिहासकार खफी खान ने किस मुग़ल शासक के शासनकाल के संदर्भ में लिखा था कि नया शासनकाल चारणों, गायकों, नैतिकों और नाट्यकर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत अनुकूल है? तो किसने लिखा था? जहांदार शाह के शासनकाल में। मैं कह रहा था फरमी किसके शासनकाल में लिखा, किसके शासनकाल के बारे में लिखा था कि नया शासनकाल जो है वो चारणों, गायकों और नैतिकों, नाट्यशास्त्रों के बारे में, मतलब कि इसके लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है ना, मतलब लिखा था कि अभी जो शासनकाल आया है किसके समर्थन के लिए आया है, किसको इसमें बढ़ावा दिया जा रहा था, गायकों को, नैतिकों को, नाट्य करने वालों को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा लिखे थे। जहांदार शाह ने मिर्जा की उपाधि किस राजपूत सरदार को दिया था? तो किसे दिया था? राजा जैन सिंह को। यहाँ देखिए कहीं पर मिर्जा लिखा जाता है, कहीं पर मेजर दस्तावे की उपाधि दिया था, लिखा जाता है मेजर दस्तावे, मेजर दस्तावे, कहीं लिखा जाता है मेजर दस्तावे या कहीं पर लिखा जाता है क्या चीज़? मिर्जा की उपाधि। तो इसने जहांदार शाह ने मिर्जा या मेजर दस्तावे की उपाधि किसे दिया था? तो जय सिंह को दिया था। जहांदार शाह ने राजा जय सिंह को किस क्षेत्र के सूबेदार बनाया था? तो मालवा का सूबेदार बनाया था। मैं जहांदार शाह ने जय सिंह को कहाँ का सूबेदार बनाया था? तो मालवा का जो है सूबेदार बनाया था इनको। आय कह रहा है जहांदार शाह ने किस राजपूत सरदार को महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया और गुजरात की सूबेदारी दे दी? मैं जहांदार शाह ने किस राजपूत सरदार को महाराजा की उपाधि दिया, ठीक है ना, और जो है उन्हें गुजरात की सूबेदारी सौंप दी? तो राजा अजीत सिंह को ऐसा सौंपा था। किस मुग़ल शासक पर उसकी प्रेमिका लाल कुमार का काफ़ी प्रभाव था? मैं किस मुग़ल शासक पर उसकी प्रेमिका लाल कुंवर का काफ़ी प्रभाव था? तो जहांदार शाह पर। मैं किस मुग़ल शासक पर उसकी प्रेमिका लाल कुंवर का काफ़ी प्रभाव था? तो जहांदार शाह पर था। किस मुग़ल शासक को लंपट मूर्ख के या लापरवाह के नाम से जाना जाता है? तो जहांदार शाह को कहा जाता है। उत्तरवर्ती किस मुग़ल शासक के समय इजारेदारी व्यवस्था या फिर ठेके पर राजस्व वसूलने की जो व्यवस्था था उसका प्रारंभ किया गया था, बढ़ावा दिया गया? तो कौन था? जहांदार शाह के समय। जहांदार शाह ने क्या किया था? इजरा व्यवस्था को चलाया था। अब बहादुर शाह ने क्या किया था? जजिया व्यवस्था को बंद करवा दिया था। अगला क्या है? अगला है इतिहासकार क्या है कामवर खान ने किस मुग़ल शासक के शासनकाल के संबंध में लिखा है कि उल्लूबाज, एक मिनट, लिखा है कि उल्लूबाज के घोंसले में रहने लगे तथा जो है कौवे के बुलबुल के स्थान ले लिया है। ठीक है, मैं लिखा है कि उल्लू ने बाज के घोंसले में रहने लगे तथा कौवे ने बुलबुल का स्थान ले लिया है, अर्थात अयोग्य लोगों का शासन में शामिल होना है। मतलब कि अयोग्य लोग जो हैं शासन में शामिल हो गए, मैं राजगद्दी पर बैठ गए हैं, ऐसा कौन बोले थे? तो ये जो है जहांदार शाह के शासनकाल के बारे में बोले थे, या कौन बोले थे? तो इतिहासकार कामवर खान ने बोले थे। मैं जहांदार शाह ही था, एक उल्लू, मतलब कि कहने का मतलब एक अयोग्य शासक था, इसलिए इसके बारे में ऐसा बोले हैं। किस मुग़ल शासक ने मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार इस शर्त पर दिया कि इसकी वसूली मुग़ल अधिकारी करेंगे? तो किसने दिया? तो जहांदार शाह ने। जहांदार शाह ने, देखिए मराठा लोग क्या करते थे ना कि वो कर वसूलते थे, जिसका नाम, एक का नाम चौथ था, दूसरा का था सरदेशमुखी था। चौथ किससे वसूलते थे? तो चौथ क्या कहते थे पहले, और मराठा लोग क्या कहते थे, अपने क्षेत्र के करीब वाला पर आक्रमण करते थे, उसे जीत लेते थे, कहते थे कि अगर तुमको रक्षा करवाना है किसी और राजा से तो तुमको चौथ कर देना पड़ेगा। और सरदेशमुखी कर का चीज़ था, तो जब मराठा लोग जमींदारों से भी कर लेते थे, राजाओं से भी कर लेते थे, उसे क्या कहा जाता था? सरदेशमुखी कर कहा जाता था। तो इस कर को वसूलने के लिए अधिकार जहांदार शाह ने दिया, लेकिन कहा कि ये जो कर को वसूलने वाला कौन अधिकारी होगा? तो मुग़ल अधिकारी ही रहेंगे।
मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासनकाल के समय पूर्व अंत कैसे हुआ। करेक्ट, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ, मैं समय से पूर्व इसका शासनकाल का अंत कैसे हो गया। तो एक युद्ध में अपने भतीजे फर्रुखसियर द्वारा पराजित हो गया था। मैं जहांदार शाह जो है अपने भतीजे के द्वारा क्या पराजित हो गया था। जहांदार शाह की हत्या कब की गई थी, तो 1713 में कर दी गई थी। जहांदार शाह की हत्या कब किया गया था, तो 1713 में कर दिया गया था। तो हम जो है आज इतनी ऑब्जेक्टिव को क्या है पढ़ चुके हैं। अब इसके जो आए के ऑब्जेक्टिव को जो है हम अगले क्लास में क्या करें